तो हम लोग बच्चों एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे थे बेसिकली, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कोर्स में नहीं है। क्यों नहीं कोर्स में? बिकॉज हमारी सरकार का मानना है दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ये बताना पड़ गया कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एट सर्टन ग्राउंड्स वर्ल्ड बैंक जो ग्रांट देता है वो देनी बंद कर देगा। सो एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग इन देयर कॉपीज, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब सर ये कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन होता क्या है? पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए इन इंग्लिश व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये वर्ड आपने सबसे पहले पढ़े होंगे जब आपने इंग्लिश में लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग जैसा कुछ सीखा होगा। लेटर राइटिंग इज मोर फेमिलियर। तो इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू सम क्लोज रिलेटिव ऑफ योर्स, गॉट इट क्लियर, तो वो हो गया फॉर्मल की इनफॉर्मल चिल्ड्रन, वो इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। बट इफ यू आर राइटिंग एन ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल, to the police authorities, to the administrative authorities, to the principal of the school, then it becomes a formal letter. जैसे मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है तो बोलते हैं ना भाई क्या पहन के आना, भाई फॉर्मल्स पहन के आने हैं, मतलब थोड़ा जेंटलमैन स्टाइल। इनफॉर्मल तो निक्कर और टी शर्ट भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो इनफॉर्मल और फॉर्मल का डिफरेंस है ये तो सबको समझ में आ गया। अब इनफॉर्मल से ही वर्ड बना है दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मलाइजेशन, और उससे भी ज्यादा सुपर इनफॉर्मलाइजेशन अगर कुछ हो गया तो दैट इज कैजुअलाइजेशन। गॉट इट क्लियर? तो आपने कैजुअल वर्कर के बारे में तो सुना ही होगा, अंडरस्टैंडिंग। तो अब कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? यहां पे आपको कंटेंट में डेटा ज्यादा पढ़ना है, इसका मीनिंग तो आप सिंपली समझ गए। सो दोज हु आर गेटिंग अ प्रॉपर लेवल ऑफ वर्क, दोज हु आर वर्किंग एट अ प्लेस वेयर देयर प्रोविडेंट फंड is given, where they have a proper group insurance in the office, where they will be getting gratuity after retirement. ग्रेचुटी इज बेसिकली आपका लगभग लास्ट की जो सैलरी होती है उसका 15 महीने का बेनिफिट आपको मिलता है। जो भी लास्ट सैलरी होगी डेट ऑफ रिटायरमेंट को इनटू 15 मंथ्स कर देंगे, वो एक मुश्त पैसा आपको दे देंगे, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए है। अगर आपकी मान लीजिए रिटायरमेंट की डेट पे आखिरी महीने की सैलरी 2 लाख रुपए महीना है तो 30 लाख रुपए नहीं मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट इज 15 lakhs। तो ग्रेचुटी है, पेंशन का बेनिफिट है, इंश्योरेंस है। यू आर अ फॉर्मल वर्कर, हु आर यू? फॉर्मल। बट यहां पे अगर ये सब चीजें नहीं मिलती देन यू आर इनफॉर्मल। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्स इज वर्किंग इन अ ऑफिस, वाई इज वर्किंग इन अ ऑफिस। मैंने जेड को थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, और क्या अलग है आपको सब नजर आ रहा होगा, डैश डैश है। कभी बेचारे को काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता, तो कभी कभी काम मिले और कभी कभी काम ना मिले। दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? कैजुअलाइजेशन। जहां पे एक्स जॉब कर रहा है, इसको सैलरी मिल रही है, वाई को भी मिल रही है। एक्स का प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट है, वाई का नहीं है। एक्स को ग्रेचुटी का बेनिफिट मिलेगा, वाई को नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस ऑफिस की तरफ से एक्स को मिलेगा, वाई को नहीं मिलेगा। तो वाई इज वर्किंग एज इनफॉर्मल वर्कर, वेर एज एक्स इज वर्किंग एज अ फॉर्मल वर्कर। तो कैजुअल जो होता है वो इनफॉर्मल से भी गया गुजरा होता है बेचारा। कभी कभी पैसे मिलेंगे और कभी कभी पैसे नहीं मिलेंगे, बाकी सबको तो आप भूल ही जाइए। तो कैजुअलाइजेशन वर्ड और इनफॉर्मलाइजेशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया? सो प्लीज कॉपी दिस चिल्ड्रन। लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। सो यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स लिखे हुए हैं। An interesting feature of our workforce is that it includes a large percentage of casual workers. अब अगेन ये टेक्स्ट आपको कितना लर्न करना है मैं बता देता हूं। कैजुअल वर्कर्स का आप चिल्ड्रन 23% इन 72-73 एंड 17-18 में इट इज 24.9। बस इतना ही लर्न करना है, बाकी लर्न करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं सर? जो खुद अपना बिजनेस करते हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस करें। ये 62% था 72-73 में, वेर एज 17-18 में इट इंक्रीज टू हाउ मच? 52.2। इंक्रीज मतलब 1999 2000 2013-14 से कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज है, और 72-73 से अगर कंपेयर करेंगे तो पहले कम था, फिर बढ़ा, फिर घटा और फिर बढ़ गया। गॉट इट क्लियर? अब सर ऐसा क्यों है कि 72-73 में ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे? भाई मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन चिल्ड्रन वाज इन्वॉल्वड इन विच एक्टिविटी? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है।
अब किसान के घर में खुद ही इतने लोग होते थे कि उसको किसी को नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद ही वो काम करते थे सबके सब, पूरे परिवार वाले मिलके एक्टिविटीज ऑफ सो कॉल्ड हार्वेस्टिंग, प्लॉइंग, खेती बाड़ी सब खुद करते थे। तो सारे के सारे कहां पे इंक्लूड हो गए? सेल्फ एम्प्लॉयड में। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, देयर आफ्टर टर्शरी सर्विस सेक्टर आया, तब हमारी कंट्री में 90s के बाद से कॉर्पोरेट्स आए, तो इन्होंने जॉब्स देने ज्यादा स्टार्ट किए। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग, नौकरी तो कर लो और 45 साल की उम्र में डायबिटीज, बीपी, हर चीज की बीमारी ले लो, बिकॉज कॉर्पोरेट्स रन ऑन द फॉर्मूला 1 2 3। एक पर्सन को 2 लोग की तनख्वाह देते हैं और 3 लोग का काम कराते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक पर्सन को 2 लोग की तनख्वाह देंगे और 3 का काम कराएंगे। तो पीपल थॉट क्यों ना अपना ही एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर ले। आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, 5,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान रखूंगा तो 50 करोड़ मिलेगा। 50 करोड़ में 17 करोड़ रुपए तो भारत सरकार टैक्स ले गई, बचा कितना मेरे को? 33 करोड़। मेरा तो खर्चा ही साल भर में 3 करोड़, मैं 30 करोड़ एक्स्ट्रा कमा करूं क्या? बीपी और शुगर की दवाइयां खाऊं? इट इज बेटर कि स्टार्टअप चालू करते हैं एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%। अगर 10 करोड़ का भी प्रॉफिट हो गया, समझ में आ गया, तो सो कॉल्ड हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब काफी बच्चे आईटी, आईएम्स एंड ऑल दैट, सीए एंड ऑल करने के बाद दे आर नॉट विलिंग टू डू अ जॉब, रादर दे आर लॉन्चिंग देयर स्मॉल बिजनेसेस, जैसे आप स्टार्टअप के नाम से जानते हैं। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट इसको स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री बोलती थी। हमारे बीजेपी वाले अंकल कह रहे हैं नहीं, थोड़ी ब्रांडिंग बढ़िया होनी चाहिए, तो नाम क्या दे दिया? स्टार्टअप दे दिया है भाई एकदम। ओके, परसेंटेज ऑफ रेगुलरली हायर्ड वर्कर, मैं आपको एक स्टार्टअप का एग्जांपल देता हूं। चलो, आपने Amazon से शॉपिंग तो की होगी। सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं? ऐड टू बैग या बाय नाउ करते हैं। बाय नाउ करने के बाद जब आप फाइनली क्लिक करते हैं, तो आपको कहां पे ये ट्रांसपोर्ट कर देता है चिल्ड्रन? ऑन द पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे से लेकर चिल्ड्रन आउट ऑफ डिलीवरी तक आपको लगता होगा Amazon इज डूइंग एवरीथिंग। नो, Amazon का काम यहां पे खत्म हो जाता है। गो क्विक इज अ कंपनी, प्लीज रिपीट, गो क्विक। गो क्विक इज अ कंपनी जो Amazon से कहती है कि भाई जब कस्टमर पेमेंट पेज पे आएगा, व्हाट इट क्लियर, तो अब हम हैंडल करेंगे उस पेज को, आप हैंडल नहीं करेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट कि घर से आप कार से पापा के साथ गए, रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट में गाड़ी पार्क कर दी आपने वैले पार्किंग में, VALLET होता ना, वैलेट मत बोलिएगा, वैले पार्किंग होता है। बस वहां पे आपको कार की कीज देनी है, गेट अ कार्ड, आपकी कार सेफ जगह पे पार्क हो चुकी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होटल, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि इन 10 लोगों को हम क्यों रखें, ये तो सिर्फ पार्किंग का काम करते हैं। तो एक कंपनी है जो इस तरह के वर्कर्स सप्लाई करती है, जो लर्नेड एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होते हैं, आपकी कार को अच्छे से पार्क करेंगे, ठोके ठाकेंगे नहीं। तो वैसे ही Amazon कहता है कि ये तो छोटा सा काम है भाई, हम इससे अच्छा इतने टाइम में अपने नेटवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि 10 लोगों को 100 सामान बेच पाए। लेट पेमेंट बी हैंडल्ड बाय समबडी एल्स। ये लोग बैंक के पास गए, बैंक कह रहा हमारे पास ना टाइम है ना समय है। अब बीच में एक आदमी कूद गया, व्हाट इट क्लियर, गो क्विक नाम का स्टार्टअप है ये। मेरा एक फ्रेंड है बेसिकली, तो उसका छोटा ब्रदर है जो उसको हैंडल करता है, ही इज द CEO इन दिस कंपनी। तो गो क्विक का काम ही यही है, जैसे ही आपने ऐड किया, अब वहां से गो क्विक सारी प्रोसेसिंग अपने सर्वर पे स्टार्ट करता है। अब Amazon का काम यहां पे खत्म। इसीलिए जब आप प्रोडक्ट रिफंड करते हैं या रिटर्न करते हैं, तो पेमेंट आने में कुछ दिन का टाइम, कभी 2 घंटे में आता है, कभी 3 दिन में आता है, व्हाट इट क्लियर, क्योंकि वहां पे उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि प्रोडक्ट आ गया तो हम पेमेंट यहां से रिलीज करें, लाइकवाइज। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। अब ऐसा नहीं Amazon ये काम खुद से कर नहीं सकता, कर सकता है, बट उनको क्या लगता है, जैसे आपकी मम्मी को लगता है कि जितना टाइम मैं घर में खाना बनाने में लगाऊंगी, इससे अच्छा मैं एक बुटीक खोल लेती हूँ। बुटीक में मैं कमा लूंगी 50,000 रुपए महीना, 10,000 का एक नौकर रख देती हूँ घर में, वो पूरा खाना बनाएगा, बढ़िया खाना बनाएगा टाइम पे, 40,000 की अर्निंग होगी कि नहीं होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। यही काम Amazon भी करता है, ये काम गो क्विक को दे दिया, वो उसको हैंडल कर रहा है। लाइक यू गो टू अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट में क्या होता है, हर दुकान का अपना अकाउंटेंट नहीं होता, पेमेंट लेने वाला नहीं होता है, उन्होंने कार्ड रिचार्ज सिस्टम रखा है। एक काउंटर पे आपने 2,000 का कार्ड रिचार्ज करा लिया, जिस जिस आउटलेट पे खाना है कार्ड स्वाइप करते रहिए बस, तो पेमेंट विल बी हैंडल्ड बाय 1 पर्सन। तो हर इंसान को पेमेंट के लिए पर्सन रखने की जरूरत नहीं है। तो जब ये कॉर्पोरेट्स इंडिया में आए, फॉरेन कल्चर इंडिया में आया,
तब ये सब सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा हो गई। तो अब लोगों का नया मॉड्यूल या आइडियोलॉजी कह लें क्या है, दे स्टडी एट आईआईटीज, दे स्टडी एट गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, दे स्टडी एट आईएम्स, और वहां पे एग्जाम्पल्स उनको दिए जाते हैं। अब ऐसा ही आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो, जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था ASBA, याद है ये, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन चिल्ड्रन, लोग स्टॉक खरीदने के लिए कंपनीज को पैसे देते थे, कंपनी 15 दिन बाद बताती थी कि हम आपको शेयर देंगे कि नहीं देंगे। अगर शेयर नहीं दिया तो 15 डेज के बाद आपका पैसा वापस होगा। तो 15 डेज तक आपके पैसे पे कोई भी इंटरेस्ट अर्निंग नहीं हुई, करोड़ों का नुकसान हो गया। रिसर्चेस केम अप कि भाई क्या किया जाए, तो हमारे सेबी ने अप्रूवल दिया आसबा को, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। जिसका मतलब क्या होता है, सपोज ऑन 10th ऑफ दिसंबर आपने एक आईपीओ में अप्लाई कर दिया और आपको लगभग 15 तारीख को पता लगेगा कि आपको शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5 डेज तक पैसे पुराने जमाने में बैंक से उठ के कंपनी के अकाउंट में जाते थे। समझ में आ गया, कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकती। नुकसान सिर्फ आपका होता था, आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, आपको कोई इंटरेस्ट उन 5 डेज के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज मनी वॉज नॉट देयर इन टू योर बैंक अकाउंट। 15 तारीख को कंपनी ने बोला कि आपको शेयर नहीं मिला, वेरी सॉरी, हम विद इन 10 डेज आपका पैसा रिफंड कर देंगे। तो आपका पैसा रिफंड कब आएगा चिल्ड्रन, क्रिसमस वाले दिन। तो 10th to 25th, what is the time duration for which you suffered interest loss? 15 डेज। अगर लाख लाख रुपए भी या 10-10 हजार रुपए भी लोगों के गए तो करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट लॉस हो गया। तो सेबी केम अप विद द आइडियोलॉजी कि भाई एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट लगाइए। बैंक को मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि मैंने एबीसी लिमिटेड के शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, द डे दे से यस 15 दिसंबर आप झट से पैसा ट्रांसफर कर दीजिएगा। इफ दे डू नॉट से यस, पैसा मेरे अकाउंट में ही है और मेरे को वो इंटरेस्ट कमा के देता रहेगा। ऐसा ही काम मेरे दिमाग में कुछ दिन पहले आया, व्हाई नॉट डू इट विद चिल्ड्रन, रेलवे टिकट। 4-4 महीने पहले रेलवे का टिकट बुक होता है, 120 डेज पहले। 4 महीने रेलवे के पास आपका फ्री का पैसा रहता है, वो क्या आपको कोई इंटरेस्ट देते हैं, नो। तो ये बात किसी ने आज तक सोची नहीं कभी। तो गवर्नमेंट के पास 4 महीने तक पैसे पड़े विदाउट इंटरेस्ट, या तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट दे, और नहीं तो जिस दिन डेट ऑफ जर्नी होगी उसके 36 आवर्स पहले आपके बैंक अकाउंट से पैसे उठ के कहां चले जाएंगे, इंडियन रेलवे के पास। तब तक वो पैसा बैंक में ब्लॉक रहेगा। सपोज यू हैड 1 लाख रुपीज इन योर बैंक अकाउंट और आपने टिकट बुक कराया 15,000 रुपए का, तो आपके बैंक अकाउंट में टोटल बैलेंस 1 लाख शो होगा, विड्रॉलेबल बैलेंस जो आप विड्रॉ कर सकते हैं ओनली 85। ये 15 वहां पड़ा है बट आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। दो कंडीशन पे विड्रॉ करेंगे, या तो आप टिकट कैंसिल करा दीजिए, बैंक के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि टिकट कैंसिल हो चुका है, ये पैसा कस्टमर को दे दिया जाए। एल्स या तो ट्रेन डिपार्ट हो जाए और आपका वेटिंग लिस्ट का टिकट था तो रेलवे आपसे पैसा नहीं लेगा, एल्स ट्रेन के डेट ऑफ डिपार्चर से 36 आवर्स पहले आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। तो एटलीस्ट आपको कम से कम 118 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे पे, जो बहुत बड़ा इंटरेस्ट लॉस है नॉर्मल पब्लिक के लिए इंडिया में, और रेलवे के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट का एडवांटेज। अब ये बात लोगों ने शायद सोची होगी बट मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा, मेरे दिमाग में ऐसे कुछ महीने पहले ही आया। लिखने जा रहा हूं इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर, भेजूंगा इंडियन रेलवेज को, तो हो सकता है रेलवे का माथा ठनके और फिर ये आइडिया पेटेंट करा के अपने व्हाइट पेपर में किसी कॉरपोरेट को बेचा जाए। आप लिखना चाहते हैं आप भी लिख सकते हैं, मेरा नाम ऐड करा दीजिएगा, हो सकता है करोड़ों रुपए में आपका पेटेंट बिक जाए। गॉट इट क्लियर। इंडियन रेलवे को वो कंपनी गारंटी दे देगी कि भाई जो भी पर्सन ट्रैवल करेगा उसका पैसा आप तक पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उसको बैंक्स के साथ टाइप्स करने पड़ेंगे, कितने बैंक्स हैं इंडिया में, सारी ब्रांचेस के साथ टाइप्स करना पड़ेगा, रेलवे के साथ टाइप करना पड़ेगा, रेलवे माने ये बात। समझ में आ गया। एक व्हाइट पेपर लिखिए, शायद देखिए कुछ हो जाए इसके ऊपर, एक नई रिसर्च आएगी। जैसे आज हम आसबा बोल रहे हैं, कल को हो सकता है जैसे न्यूटन का प्रिंसिपल फेल हो गया, लोग कहते हैं ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, न्यूटन चोर टाइप का था, चुरा लिया। गॉट इट क्लियर। तो लिखिएगा इसके ऊपर। खैर चलिए वापस आते हैं आगे यहाँ पे। सो रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स टोटल वर्कफोर्स का 15% थे, अब ये कितने हो गए चिल्ड्रन, 22.8। क्यों ऐसा हुआ, गवर्नमेंट रेगुलेशन चिल्ड्रन,
गवर्नमेंट ने काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कन्वर्ट किसमें कर दिया, ऑर्गेनाइज में। तो वहां जो इनफॉर्मल लोग काम करते थे सारे ऑन रिकॉर्ड्स आ गए, आई रिपीट सारे ऑन रिकॉर्ड्स आ गए। तो जब सब ऑन रिकॉर्ड्स आ गए तो दे फ्रॉम इनफॉर्मल बिकेम व्हाट, फॉर्मल, दैट इज रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स। 3.7% of employed persons were reported to be hired as कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। काम है 3 महीने का तो आपको जॉब मिलेगा, उसके बाद जॉब खत्म। तो ये डेटा आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, कहीं पूछा जाए तो काम आएगा। कैजुअलाइजेशन का डेफिनेशन यहाँ लिखा है, रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर हायर्ड वर्कर्स इन द वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज। समझ में आ गया? तो फॉर्मल प्रॉपरली कवर्ड विद सैलरी पे स्केल्स, प्रॉपर इंश्योरेंस है, प्रॉपर प्रोविडेंट फंड बेनिफिट। इनफॉर्मल सैलरी तो है बट ये सब बेनिफिट्स नहीं है, कैजुअल बेचारे उससे भी गए गुजरे। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। चलिए, ये सब टाइम पास लिखा हुआ है, इसकी एक बार बस रीडिंग कर लीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल एरिया में ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल लैंड पे करते हैं। पीपल हु वर्क ऑन देयर फार्म्स एंड फील्ड्स इज गेनफुली एम्प्लॉयड। व्हाई? 10 रुपए का आउटपुट भी बेचेंगे जिसको 2 रुपए में इनपुट किया गया है। व्हाट इज देयर प्रॉफिट चिल्ड्रन? 8 रुपी। और अगर कहीं नौकरी करेंगे तो इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। बट मेनी अ टाइम्स दे सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, disguised unemployment. A farm may require only 10 people, but family constitutes 14. तो बाकी 4 को क्या बोलने जाओ तुम आत्महत्या कर लो? नो, ये 4 भी वहीं काम करेंगे बट आउटपुट इनका नहीं बढ़ने वाला। तो 10 people are required बट काम कितने कर रहे हैं? 10 are required बट काम कितने कर रहे हैं? 14। तो these are disguised unemployed. मार्जिनल वर्कर कौन होता है? 2 बातें याद रखिएगा। वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन marginal worker and other is called as intramarginal. The cost of taking a lecture for me is, let us say, 1000 rupees and I barely earn an income of 1000। मतलब जितना एक लेक्चर की कॉस्ट है बस मेरी कमाई उतनी है। Am I able to earn any profit? No। तो I am called as what? कौन सा वर्कर? Marginal। But the cost of taking a class is 1000 and I earn 1400. How much extra do I earn? Here I am called as what? Intra-marginal worker. समझ में आ गया? तो स्ट्रगल हमेशा मार्जिनल वर्कर करता है, मुश्किल से इतना कमा पाए जिसमें उसकी लागत निकल आए, वो एक्स्ट्रा कुछ भी अर्न नहीं करता। ओके, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? मैंने 2 बातें आपको बताई थी, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल। मैंने जो आपको लॉजिक दिया था वो एकदम सही लॉजिक था। salary as per the scale defined by the government, system of the government, provident fund, thereafter gratuity benefit, thereafter insurance। इन सब को मैं 2 चीजों में कवर अप कर देता हूं। वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन अलाउंसेस एंड अदर इज कॉल्ड एज व्हाट, परक्विजिट्स। ये दोनों जहां पे मिल रही हैं इट इज फॉर्मल, दोनों ही नहीं है तो इट इज इनफॉर्मल। तो सपोज योर फादर हैज अ बिजनेस एंड एवरी पर्सन इज रजिस्टर्ड इन इट, सबको इंश्योरेंस पीएफ वगैरह वगैरह का बेनिफिट है, तो आप बोल सकते हैं योर फादर्स बिजनेस इज फॉर्मल सेक्टर। मैंने एक परचून की दुकान खोल ली, 2 महीना किसी को रखता हूं, फिर वो भाग जाता है, फिर किसी और को रख लेता हूं, माय बिजनेस इज व्हाट, इनफॉर्मल। समझ में आ गया? बट सिलेबस बोलता है जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हो हम उन्हें क्या बोलेंगे, फॉर्मल। बट साथ साथ ये भी बोलता है ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स। मुन्ना हलवाई की दुकान पे 50 लोग काम करते हैं, कोई भी एज पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, 50 काम करते हैं, 10 से ज्यादा वाले को हम फॉर्मल बोलेंगे बट कोई प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं सैलरी का, इट इज नोन एज इनफॉर्मल। और जहां बच्चों 10 से कम काम करते हैं इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनफॉर्मल। व्हाट इट क्लियर? तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से भी ऐसा ही है, तो एग्जाम में जब आएगा तो ये बातें जरूर याद रखिएगा। मोर देन 10 इट इज फॉर्मल, लेस देन इक्वल टू 10 इट इज, सॉरी, लेस देन 10 नॉट इक्वल टू 10, 10 और मोर है तो फॉर्मल और लेस देन 10 है तो इनफॉर्मल। बट हैंड इन हैंड चिल्ड्रन ये सारी बातों का भी ध्यान रखना है आपको। ओके, समझ में आ गया? सपोज देयर इज XYZ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन नोएडा और इस यूनिवर्सिटी में देयर आर 200 पीपल वर्किंग।
40 तो रिकॉर्ड्स पे है ही नहीं, 160 आर ऑन रिकॉर्ड्स। तो 160 का जो एम्प्लॉयमेंट इट इज फॉर्मल, और ये जो 40 का एम्प्लॉयमेंट इट इज इनफॉर्मल। ओके, समझ में आ गया? चलिए, पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। झटपट हेडिंग लिख लीजिए। पहला पॉइंट, एंटाइटल टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में जिसकी बात कर रहा था, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा। फॉर्मल सेक्टर में दीज बेनिफिट्स आर अवेलेबल, इनफॉर्मल सेक्टर में बेनिफिट्स नहीं मिलते। ओके, तो अगर आपके स्कूल में कुछ टीचर्स हों जिनको प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन के बेनिफिट्स नहीं है, तो मोर देन 10 के हिसाब से तो फॉर्मल है, बट क्योंकि ये बेनिफिट्स नहीं है तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल। ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, protected through laws. Formal workers are protected through laws, but informal workers are not. Formal workers trade union form कर सकते हैं, but children informal workers form नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो it will be considered कि ये अपने employer के खिलाफ जा रहे हैं। Any doubts? Many doubts children. समझ में आ गया? समझ में आ गया? अनसर्टेनिटीज किसको फेस करनी पड़ेंगी चिल्ड्रन? फॉर्मल और इनफॉर्मल? सिंपल एज दैट। इनफॉर्मल वर्कर्स आर गोइंग टू फेस अनसर्टेनिटीज, व्हेयरएज फॉर्मल वर्कर्स को ऐसी अनसर्टेनिटी फेस नहीं करनी पड़ती। लिख दिया सबने? झटपट कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, so informalization is a situation where percentage of workforce in formal sector is less, but in informal sector it is more. मेरा स्टार्टिंग का XYZ का एग्जांपल भी यही बात कर रहा था बेसिकली। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो चलिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो इनफॉर्मल भी बढ़ा एज वेल एज फॉर्मल भी बढ़ा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एवरी ईयर सीबीएसई बोर्ड, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड मेनी अदर स्टेट बोर्ड चिल्ड्रन, दे कंडक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। यस और नो? इनके जितने ऑफिस में परमानेंट ऑफिसर्स हैं, दे बिलोंग टू फॉर्मल सेक्टर। अब ढेर सारी जगह एग्जाम होते हैं, ट्रक से कॉपीज डिस्पैच होती हैं, उसको लोड अनलोड कराने के लिए लोकल वर्कर्स को हायर किया जाता है, दे बिलोंग टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, और जो लोग वहां एम्प्लॉयड होते हैं वो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। जैसे हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ते थे ना, याद करिए, फॉर्मल इनफॉर्मल, नहीं समझे? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, डिट्टो यही है। तो आपके स्कूल में जो परमानेंट टीचर्स हैं, दे आर फॉर्मल सेक्टर। गॉट इट क्लियर? बट मान लीजिए कि भाई स्कूल बिल्डिंग बनवा रहा है और स्कूल ने अपने ही सो कॉल्ड टीचर्स को इंचार्ज बना दिया कि भाई वो बिल्डिंग का काम धाम देखेंगे, बिकॉज कुछ फिजिक्स में लर्नेड है, कुछ मैथ्स में लर्नेड है, आर्किटेक्ट से डिजाइन अप्रूव कराना है, और लेबरर को हायर कर लिया। तो वो जो लेबर्स हैं, दे बिलोंग टू इनफॉर्मल सेक्टर, बट जो टीचर्स हैं, दे बिलोंग टू फॉर्मल सेक्टर। आईआरसीटीसी के एम्प्लॉइज जो राजधानी एक्सप्रेस में खाना सप्लाई करते हैं, बांटते हैं, दे आर फॉर्मल, दे आर फॉर्मल। बट जो लोकल कुली या पोर्टर्स सामान लेके आते हैं, दे मे बी कॉल्ड एज इनफॉर्मल। ओके, समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गई बात? चलिए, रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया में आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगेन एज आई सेड चिल्ड्रन, आपका सिलेबस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेके चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कोर्स में नहीं है, बट पढ़ लीजिए, जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। फसल का टाइम है तो लोग एम्प्लॉयड हैं, फसल तो भाई अपने समय से उगेगी, तब तक लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो वो क्या करते हैं फिर? इन दैट केस दे गो टू अर्बन एरिया फॉर फाइंडिंग वर्क। अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज में कुछ शिफ्ट हो गया, बंद हो गई कुछ फैक्ट्रीज, कंपनीज, बिजनेस सेंटर्स, तो इट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे तो हैं, हमें आती है जावा, चाहिए डॉटनेट, हमें आती है ब्लू जे, चाहिए एंड्रॉयड की कोडिंग, तो हम अनएम्प्लॉयड हैं इन स्पाइट ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट वेयर पर्सन इज एजुकेटेड बट एज पर द नीड ऑफ द आवर, आज की जो एजुकेशन है वो उसके हिसाब से एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो इसको हम जरा भी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज अगेन हमारा सिलेबस सीबीएसई का सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है बस। समझ में आ गया? चलिए, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों की जरूरत है 100, और हमारे पास काम करने के लिए कितने आ रहे हैं शगुन के? 2100, तो 2000 को वापस जाना पड़ेगा।
अर्बन एरिया में कंसंट्रेशन हो गया इंडस्ट्री का, जितने लोगों का जॉब था उतना तो लग गया, अब बाकी जॉब जब छोड़ेंगे तो हम किसी और को हायर करेंगे, एल्स दीज पीपल कैन ट्रैवल आउट एंड गो एंड फाइंड सम अदर जॉब एट अ वेरी डिस्टेंट प्लेस. इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर रिलाइंग मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी. ज्यादा से ज्यादा यूज किसका करना चाहती है हर कंपनी चिल्ड्रन आजकल? मशीन का. क्या होगा सर मशीन को यूज करके? मशीन को यूज करने से बच्चों हमारी कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. नियर टू Allahabad on the way to Varanasi, there's a very strong industry. Sorry, there was a very strong industry in Bhadoi, carpet industry children. वर्ल्ड के कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में यहाँ का कारपेट जाता था. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सर्वाइव कर पाए वो आज भी कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी कंपनीज जो कारपेट्स बनाती थी चिल्ड्रन, दे हैव बीन क्लोज्ड. क्यों क्लोज हो गई? क्योंकि जो वीवर्स थे, जो स्टिचिंग करते थे, उनका काम तो था, बट मशीनें उनसे अच्छा काम करने लग गई. तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके पापा ऑफिस में एक असिस्टेंट को हायर करना चाहते हैं जो उनसे डिक्टेशन ले, पूरा नोट फ्रेम करे और लोगों को एक्सप्लेन करे. बट आ गया गूगल अंकल का बार्ड, समझ में आ गया, जेमिनी, चैट जीपीटी. पापा ने टाइप किया इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑन एनुअल जनरल मीटिंग इंडिकेटिंग सेल्स प्रॉफिट टारगेट्स एंड अ टॉक ऑन एक्सपेंसेस. बस इतना बढ़िया टेक्स्ट वो आपको लिख के दे देगा, क्या हमारा ग्रेजुएट लिख के देगा. समझ में आ गया? या हम ग्रेजुएट को हायर भी करते हैं तो वो कहेगा हमको 50,000 तनख्वाह चाहिए, और ये एआई चैटबॉट कितने में काम करेगा? मैक्सिमम 499 रुपीज पर मंथ. इंटरनेट का रिचार्ज वो तो सर ऑफिस में वैसे ही है. तो पापा क्या करेंगे, 20-20 हजार वाले 2 लोग रखेंगे जिनको कहेंगे तुम चैटबॉट पे काम करो. समझ में आ गया? तो जहां 50,000 में एक इंसान मिलता था, वहां 40 में 2 मिल जाएंगे. तो इसलिए अगर आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड नहीं है तो वो टाइम दूर नहीं कि जब आप हायर करने के बाद फटाक से फायर कर दिए गए. इसी को बोलते हैं चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. समझ में आ गया? तो हमारा सिस्टम टोटली नॉट जॉब ओरिएंटेड है. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल तो हैं, बच्चे 4 दिन पढ़ के एग्जाम पास करना जानते हैं बस. नंबर कम आए, पेरेंट्स पता नहीं क्या समझ लेते हैं. एंड मेनी पेरेंट्स थिंक बढ़िया किताब ले दो, बढ़िया ट्यूशन ज्वाइन करा दो, जिस बच्चे के 28% आ रहे थे उसके बढ़ के 82 आएंगे. ऐसा कभी नहीं होगा चिल्ड्रन, कभी नहीं होगा. 75 वाला कैन बी अपग्रेडेड टू 90, बट 28 वाला 90 तक जाए उसको खुद मेहनत करनी है. आई रिपीट, उसको खुद मेहनत करनी है. गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, काम लोग करना चाहते हैं, एबिलिटी भी है, बट उनको काम मिल ही नहीं रहा. ये मत सोचिएगा फैक्ट्री का ताला खुला है बट कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. नॉट लाइक दैट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, आपको उस टेक्नोलॉजी पे काम करना आता नहीं, आप कंपनी से बाहर. डिमांड चेंज हो गई, पहले लोग पूरे कपड़े पहनना चाहते थे, आजकल फटे चीथड़े पहनना चाहते हैं, और आपने कहा भाई हम तो इसको स्टिच कर नहीं पाएंगे, जय माता दी, अब आपका कल से कोई काम यहाँ पे नहीं है. तो लेटेस्ट ट्रेंड को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप मार्केट से बाहर कर दिए जाएंगे. अंडर एम्प्लॉयमेंट, काम तो है बट जितना पैसा आपको मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिल रहा है. अंडरस्टूड? चलिए, इसमें तो कुछ खास आपको पढ़ना नहीं है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? उछल उछल के काम कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए यू रिमेन अनएम्प्लॉयड और कुछ टाइम के लिए जॉब है. एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे इंडियन टेक्स्ट में क्या है? लड़की की शादी हो गई, अब पता नहीं क्या है कि लड़की को ही जॉब छोड़ के जहां पे उसका पति रहेगा उसके साथ जाना पड़ेगा. मेनी प्लेसेस ऐसा ही होता है. कभी सुना है कि पति जॉब छोड़ के आएगा? मेरे हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए जॉब, अब कुछ दिन आराम करो, घर का काम निपटाओ, बहुत काम कर लिए. बट ऐसा खैर हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी में नहीं है. इसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट. मान लीजिए कि भाई आपके कोई रिश्तेदार थे, भैया, उन्होंने एमटेक कर लिया, 4 इयर्स एक कंपनी में जॉब किया इन सो कॉल्ड यूके, अब वो चाइना जा रहे हैं नई कंपनी में जॉब करने के लिए, बट 3 मंथ्स उन्हें अभी इंडिया में खाली बैठना है, उसके बाद यहाँ जॉब लगेगा. तो उसके बाद उन्होंने चाइना का जॉब पकड़ लिया. 3 मंथ्स ही वॉज इन द स्टेट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. जब तक साइकिल चलाएंगे तब तक नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है. बूम के पीरियड पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा.
रिसेशन और डिप्रेशन में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल गिरेगा। रिकवरी में धीरे 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 ठीक होना स्टार्ट होगा। तो जब तक कोविड चल रहा था, लॉकडाउन हुआ, जिनके बिजनेसेस थे चले, बंद हुए वगैरह वगैरह, काफी जॉब्स लोगों के चले गए। सो दैट वाज द पीरियड ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, साइक्लिकल। तो साइक्लिकल कुछ कुछ सीजनल इन रूरल एरिया की तरह ही होता है भाई। बुआई का सीजन था, प्लॉइंग कर दिया, हार्वेस्टिंग 4 महीने बाद होनी है, तो अब ये इंसान 3.5-4 महीने तक एकदम खाली है। दैट इज ऑल्सो साइक्लिकल। गॉट इट क्लियर? जब हार्वेस्टिंग साइकिल आएगी काम है, प्लॉइंग साइकिल आएगी काम है, बीच में कोई काम नहीं है। समझ गए बच्चों? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पुट द हेडिंग चिल्ड्रन क्विकली।